हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों मिक्स कराऊंगा मैं क्वेश्चन आपको। आर डी शर्मा का पहला क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहे, यदि ए इक्वल टू, आपको एक सेट दे रखा है ए बी सी, बी इक्वल टू डी, ये की एलिमेंट है सिंगलटन सेट, ठीक है ना। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट, जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। सी इक्वल टू आपके पास है 2। अब सिद्ध करें ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन इंटरसेक्शन आई होप आपको आता होगा, 11th की चीज है। यूनियन में क्या आता है, दोनों सेट के मेंबर शामिल हो जाते हैं और इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना। यूनियन में जैसे आपके पास 1 2 3 यूनियन 3 4 5, अगर इसका आप यूनियन निकालते हो तो क्या करते हो 1 2 3, ठीक हो गया ना। 3 आ चुका है इसलिए वहाँ 3 नहीं आएगा, 4 5, ठीक हो गया ना। अगर 3 को शामिल भी करते तो आप जानते हो सेट में दो एलिमेंट रिपीट हो नहीं सकते हैं। अगर रिपीट हो भी जाते हैं तो उनको हम एक ही बार में लिखते हैं, ठीक हो गया। अगर 3 3 लिखते बाद में इक्वल टू नीचे से फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास यूनियन में ये हो जाएगा। अगर यही इंटरसेक्शन होता, अगर आप यूनियन के बदले यहाँ इंटरसेक्शन होता तब क्या आता आंसर आपका, देखिए केवल 3 है ना दोनों में कॉमन, तो सिंगलटन 3 आता। आई होप आपको इतना आता होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए LHS इक्वल टू RHS हमें दिखाना होगा। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से, दोनों को सेम दिखाना पड़ेगा। तो B यूनियन C पहले कर ले। अगर आप B यूनियन C देखें तो कितना आएगा, फिर B में एलिमेंट है D, C में क्या है 2, तो D कॉमा 2 आ जाएगा B यूनियन C, ठीक। A हमारे पास है ही, दोनों का क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, A क्रॉस B यूनियन C। A कितना सेट आपके पास A B C, और क्रॉस B यूनियन C कितना है आपके पास D कोमा 2, तो ये कितना आ जाएगा फिर क्रॉस प्रोडक्ट। आप जानते हैं ये एलिमेंट इन दोनों के साथ जाएगा, 2 एलिमेंट ही देगा, ये इन दोनों के साथ 2 एलिमेंट देगा, फिर ये एलिमेंट इन दोनों के साथ जाएगा, 2 एलिमेंट देगा, यानी कि यहाँ के 3 यहाँ के 2, टोटल कितने हो जाएंगे 3 × 2 6 एलिमेंट आने चाहिए क्रॉस में। पता है ना आपको A क्रॉस B, अगर A की कार्डिनलिटी M है, B की कार्डिनलिटी N है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है M × N। देखिए फिर A कॉमा D, दूसरा एलिमेंट आएगा A कॉमा 2, इसी प्रकार से B कॉमा D, B कॉमा 2, इसी प्रकार से C कॉमा D, C कॉमा 2, हो गए होंगे 6 एलिमेंट, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है LHS, इक्वेशन नंबर 1 कह दूं मैं इसको। अब इस प्रकार RHS सॉल्व करूंगा, देखूंगा कि यही आ रहा है क्या, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, पहले A क्रॉस B और A क्रॉस C, फिर उनका यूनियन कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं A क्रॉस B निकाल लेता हूँ। देखिए A आपके पास ये है, B आपके पास ये, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ 3 यहाँ 1, 3 1 जा 3, टोटल एलिमेंट कितने आने चाहिए 3। A कॉमा D, दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा B कॉमा D, तीसरा आ जाएगा C कॉमा D, ठीक हो गया। इसी प्रकार मैं क्या निकालूंगा A क्रॉस C, ये है A, ये है C, यहाँ 3 एलिमेंट यहाँ 1 एलिमेंट, टोटल प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट आएंगे 3 1 जा 3, यानी कि A कॉमा 2, इस प्रकार दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा B कॉमा 2,
तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, C, 2। ठीक हो गया ना। अब देखो RHS, देखो क्रॉस क्रॉस दोनों का क्या लेना है, यूनियन, यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन। तो ये आ जाएगा आपके पास A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर ये दोनों का यूनियन, ये मीन्स दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, A, D, दूसरा देखिए B, D, तीसरा है C, D। इसी प्रकार से अगला होगा A, 2, अगला कितना आ जाएगा B, 2, अगला आ जाएगा C, 2। A क्रॉस B यूनियन, ये आपका RHS आ गया। इक्वेशन नंबर इसको आपने 2 कह दिया, दिख रहा है नीचे तक, ओके कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखो कंपेयर करो A, D, A, D है ना, ये एलिमेंट तो है इसमें, A, 2 है क्या, A, 2 बिल्कुल है। B, D, B, D यहाँ पे है, B, 2, B, 2 यहाँ पे है, C, D, C, D यहाँ पे है, C, 2, C, 2 है ना। आपको पता होगा अगर आप एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं ना तो भी सेट चेंज नहीं होता। अगर ABC सेट है या BAC सेट लिख रहे हो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है ना, एलिमेंट के पोजीशन को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ये दोनों आपके जो सेट मिले हैं 1 और 2 में, है ना, ये आपके आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिर्फ बात पोजीशन की है, इसलिए दोनों इक्वल है, पोजीशन का फर्क पड़ता नहीं है सेट में, ये आपको पता होगा। तो समीकरण 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। मीन्स समीकरण 1 का LHS ये है ना, A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्वेश्चन 2 का देखिए LHS A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक हो गया, ये आपको प्रूव करना है। ठीक हो गया। ऐसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना। मैं आपको क्वेश्चन भरपूर मात्रा में कराऊंगा, इससे बाहर ज़्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वह आप वीडियो को फॉलो करते रहें, सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं RD शर्मा का, ये भी क्वेश्चन नंबर 2। यदि A इक्वल टू 2, 3 सॉरी 1, 2, 3 है। A इक्वल टू आपके पास 1, 2, 3, B इक्वल टू 4, 5, C इक्वल टू C है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। तब दिखाइए C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस B। इतना प्रूफ करना है आपको। माइनस आपको आता होगा सेट में ना, माइनस कैसे करते हैं, 1, 2, 3। अगर इसको मैं माइनस करूँ दूसरे सेट 2, 3 से, तो आप जानते हो ना पहले सेट के वही मेंबर आएंगे जो दूसरे में नहीं आ रहे, यानी कि कॉमन एलिमेंट
हट जाएंगे, जैसे ना 2 से 2 कॉमन है ना, हट जाएगा, 3 3 कॉमन है, हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, सिंगल टर्म। ठीक है। माइनस का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप a माइनस बी करते हैं तो a के वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना हो वो a माइनस बी ना, इतना भी पता होगा आपको। माइनस ही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है। ठीक हो गया। तो इसके सॉल्यूशन भी आते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, RHS के इक्वल लाना। ठीक हो गया। चलो LHS इक्वल कितना आ जाएगा, C क्रॉस B, डायरेक्ट लिख दो नहीं C क्रॉस B में, है ना। अगर आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हो, मैं थोड़ा स्पेस कम है तो सीधे लिख देता हूँ। C क्रॉस B, देखिए C ये है, B ये, पहले सेट C लिखिए, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। इसका क्रॉस करना अपने B के साथ, ठीक, फिर माइनस, अच्छा B के साथ भी लिख देते हैं उसके एलिमेंट, B का एलिमेंट है 4 5। ठीक हो गया। इसके साथ तो आपने क्रॉस करना होगा, फिर माइनस A क्रॉस B करना है आपने, A के एलिमेंट लिख दो 1 2 3 क्रॉस B, उसके एलिमेंट है 4 5। ठीक हो गया। LHS में हमने इतना करना है, RHS B क्रॉस B यानी कि B क्रॉस B तो ठीक ही है, इजी आ जाएगा। LHS को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ देखिए लंबा आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 5, इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 2, तो प्रोडक्ट में टोटल कितने आएंगे, 5 2 10, टोटल आपके पास 10 एलिमेंट आएंगे यहाँ। ठीक हो गया। 1 4 के साथ जाएगा, 1 4 1 5, ऐसे अगला एलिमेंट आएगा 2 4 2 5, इसी प्रकार 3 4 3 5, फिर 4 4 4 5, ऐसे ही 5 4 5 5। ठीक हो गया। ये आपके पास कंप्लीट आ गया क्या, इतना क्रॉस इतना, माइनस देखिए 3 एलिमेंट इसके पास हैं, 2 इसके पास, टोटल A क्रॉस B में कितने आएंगे, फिर 3 2 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक हो गया। तो ये कितना जाएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5, ऐसे 3 4 3 5। अब देखिए आप बीच में क्या है, 2 सेट, ये एक सेट हो गया, ये एक सेट है, दोनों के बीच में क्या है, माइनस साइन है। ठीक हो गया। तो आप क्या कहोगे, A माइनस बी में क्या करते हो, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, यहाँ भी तो एक होगी, इसके इस सेट के वो एलिमेंट जो यहाँ ना हो। पहले तो देखिए कौन कॉमन कौन कौन से आ रहे, 1 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ ये नहीं आ पाएगा हमारे सेट में, 1 5 1 5 ये भी नहीं आ पाएगा, 2 4 2 4 ये भी नहीं आ पाएगा, 2 5 2 5 ये भी नहीं आ पाएगा, 3 4 ये भी है, ये भी नहीं आ पाएगा, 3 5 ये यहाँ है, ये भी नहीं आ पाएगा। अब ये सेट ही खत्म हो चुका है, यानी कि इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो तो आएंगे ही, यानी कि इनके सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आए, 4 4, अगला है 4 5, अगला है 5 4, अगला है 5 5। ठीक है ना। अब इसको हमने B क्रॉस B के इक्वल दिखाना है। देखो टोटल 4 एलिमेंट बचे हैं ना, B के पास कितने एलिमेंट है, 2, B क्रॉस B यानी कि इसके पास 2 इसके पास 2, टोटल प्रोडक्ट 4, हमें दिख भी नहीं है 4 एलिमेंट, है ना। यहाँ से हमें होप मिली, हाँ हम सही वे में चल रहे हैं। ठीक है। अब हमें B क्रॉस B निकालना है, इसको इक्वेशन 1 कह दो, B क्रॉस B, B क्रॉस B ढूंढा आपने, 4 5 कॉमा 4 5 ही आएगा दूसरा भी, 4 5 क्रॉस 4 5, तो कितना जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 2 2 जा 4 एलिमेंट टोटल आने चाहिए,
4 4 4 5, इसी प्रकार से 5 4 5 5। ये RHS था, हमने इसको क्वेश्चन 2 कर दिया, दिख तो रहा नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। B क्रॉस B इतना आपके पास, ठीक है ना, 1 ये 2 लिख सकते हो, 4 4 4 5 5 4 5 5, एग्जैक्ट उसी के बराबर आएगा। इस बात को पोजीशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पोजीशन की अगर दिक्कत हो भी जाती तो हम जानते हैं पोजीशन से कोई फर्क सेट में पड़ता नहीं, फिर भी वो इक्वल रहते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख दें, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 2 से LHS RHS के बराबर है। कहने का मीनिंग, जो LHS दिया था उसने C क्रॉस B माइनस A क्रॉस B, ये किसके इक्वल आ गया, B क्रॉस B, है ना, यानी कि ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RD शर्मा का ये, क्योंकि NCERT में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब जो संबंध है वहाँ से NCERT के क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सब क्वेश्चन मैं RD शर्मा से ही ले रहा हूँ, NCERT में ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं। बस संबंध पढ़ने से पहले ना कार्तीय गुणन का आना बहुत आवश्यक है, और जो हमने उपसमुच्चय बनाए थे किसी सेट से सबसेट हमने कैसे बनाए थे, वो प्रोसेस वही काम आएगी। बस संबंध में 2 ही चीज़ हैं आपके पास, ये कार्तीय गुणन आना चाहिए और सबसेट की प्रोसेस आना चाहिए, बहुत ईजी लगेगा। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाएगा, अच्छे से टाइम दिया जाएगा हर एक टॉपिक को, और सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। बस आप वीडियोस को फॉलो करते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी RD शर्मा से ही होगा, क्वेश्चन नंबर 3। समुच्चय A क्रॉस B के 9 अवयवों में से क्रमित युग्म 2 7, क्रमित युग्म 2 7 A क्रॉस B के एलिमेंट को ही हम क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक हो गया ना। 2 7 4 8 और 5 9 है, ठीक हो गया। अन्य 6 अवयवों का निर्धारण करें। अन्य 6 अवयवों का निर्धारण करें। सॉल्यूशन देखिए, इसने क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी के कुछ अवयव दे रखे हैं, ठीक है ना। क्रमित युग्म का मीनिंग समझ रहे हो ना। ए क्रॉस बी के जो अवयव हैं इनको हम क्रमित युग्म कहते हैं, यानी कि ऑर्डर टपल कहते हैं, ठीक हो गया। अगर 3 होते तो ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, 4 होते तो 4 टपल, 5 टपल, 6 टपल, ऐसे n टपल होते, ठीक हो गया ना।
खैर एक अभी इसका मीनिंग भी समझेंगे, ए क्रॉस बी का ना एक्चुअल मीनिंग क्या होता है अभी समझेंगे, पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। समझिए ए क्रॉस बी के 9 अवयवों में से क्रमिक युग्म 2 7 4 8 5 9 है, ठीक होगी ना। और आपने कभी भी ध्यान दिया होगा ना, जो क्रमिक युग्म ए कॉमा बी है ना, उसमें जो पहला अवयव है, जैसे अगर ए क्रॉस बी में अगर ये बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, इसका मीनिंग तो समझते होंगे। जो ये ऑर्डर पेयर ए बी है, ये ए क्रॉस बी में रहता है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, बिलोंग मीन्स संबंधित है, मीन्स रहता है, ठीक हो गया। तो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी में आपने ध्यान दिया होगा, जो ऑर्डर टपल का ना पहला एलिमेंट होता है वो इस सेट से आता है, ऑर्डर टपल का जो दूसरा है वो दूसरे सेट से आता है, ठीक हो गया ना। ये एलिमेंट दे रखे हैं आपको 2 7 4 8 5 9 ना, तो इसका मीनिंग है ये ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया ना। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे आप, सिंस 2 7 4 8 5 9 बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, ठीक हो गया। ये ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं। इसका मीनिंग हम जानते हैं, जो पहले पहले वाले एलिमेंट होंगे कहाँ से आए होंगे, सेट ए से। दूसरे वाले जो एलिमेंट है कहाँ से आए होंगे, सेट बी से ना। इसका मीनिंग हुआ 2 4 5 है ना, बिलोंगिंग टू ए, यानी कि ये एलिमेंट तो ए के होंगे, एंड जो दूसरे वाले 7 8 9 ये सेट बी के एलिमेंट, ठीक हो गया ना। अब देखिए ए क्रॉस बी है ना, 9 अवयव है टोटल, ठीक हो गया। आपने देखा ए में 3 अवयव रह रहे हैं, बी में भी 3, जब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल कितने अवयव आएंगे, 9, जिनमें से 3 दे रखे हैं, है ना, 6 हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो नहीं दे रखा है। तो हमने अब करना क्या है, ए आपके पास ये सेट है, बी आपके पास ये सेट है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना, ठीक है ना, बचे हुए मेंबर भी हमें मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इसका मीनिंग जो सेट ए है फिर हमारे पास वो कितना आ गया, 2 4 5, एंड जो आपके पास सेट बी है ये कितना आ जाएगा, 7 8 9, ठीक है। अब हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से देखिए ए ये आपके पास, बी है, 3 एलिमेंट इसके पास है, 3 इसके पास, तो इनके कार्तीय गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में ना, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने अवयव आ जाएंगे, 9। वो क्या क्या होंगे, 2 7, अगला होगा 2 8, अगला होगा 2 9, ऐसी 4 7 4 8 4 9, ऐसे ही अगला आएगा 5 7 5 8 5 9, ठीक हो गया। अब इसने क्या कहा था फिर, ए क्रॉस बी के 3 अवयव दिए थे और बचे हुए 6 एलिमेंट क्या क्या होंगे ये पूछा था उसने, ठीक है। इसने दिया था 2 7 ये है, 4 8 ये है, और 5 9 ये आपके पास, ठीक है ना। इनको छोड़कर जो भी शेष अवयव हैं वो अन्य 6 अवयव देंगे, तो नीचे से आप आंसर में लिख सकते हो अन्य 6 अवयव, अन्य 6 अवयव क्या क्या हो जाएंगे, 2 8 2 9 4 7 4 9 5 7 5 8, हो गया ना 6, 2 4 2 6, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद ए क्रॉस बी की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, ज्यामितीय अर्थ, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं।
देखिए इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। माना a इक्वल टू 2357, b इज इक्वल टू है 1, 12, 13, 50 हो तो a क्रॉस b में कुल कितने अवयव होंगे? हो तो a क्रॉस b में कुल कितने अवयव हैं? कुल कितने अवयव हैं? ऐसे क्वेश्चन इसी में खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी है। क्वेश्चन मार्क लिखे बी क्रॉस ए में कुल कितने अवयव हैं? और पूछा इसने आगे से, क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है? क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? ये पूछा है। तथा क्या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए? ठीक हो गया ना? क्या ए क्रॉस बी में जितने अवयव हैं उतनी बी क्रॉस ए में है, ऐसा पूछना था। ठीक है, तो ये हालांकि बहुत से पार्ट है ना, 1 2 3 4, एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट है, लेकिन सब इजी है, वो पहले से जानते हैं। ठीक है, आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव हैं ऑरली बता सकते हो, है ना? इसके पास कितने? 4, इसके पास कितने हैं? 7, तो ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे? 16, 4 गुना 4, है ना? जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया था, जैसे सेट ए था, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, है ना? ऐसे क्रॉस किया था हमने B1 B2 अप टू सो ऑन BM तक, है ना? इसके पास टोटल कितने? 1 2 3 से लेकर n, इसके बाद n अवयव है। इसके पास B2 हो गया, B1 B2 से लेकर BM एलिमेंट है। ठीक हो गया? तो हमने देखा था जब इनका हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस इक्वल टू मत करो, फिर ये आपके पास सेट है जिसमें n अवयव है, दूसरा सेट है जिसमें m अवयव है। ठीक हो गया? तो जब ये A1 है ना, A1 जाएगा इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो टोटल कितने एलिमेंट देगा? m एलिमेंट देगा। ये टोटल कितने एलिमेंट को जनरेट करेगा? m को। इसी प्रकार A2 जाएगा, इन सब के साथ कंपोजिशन बनाएगा, ये भी कितना देगा? m। A3 इन सब के साथ जाएगा, कितना? m। ऐसे ही अप टू सो ऑन, ये जो nth एलिमेंट है ना, ये भी कितने देगा? m एलिमेंट्स को देगा। ठीक है ना? m, इसके लिए m, इसके लिए m, इसके लिए m, कितने हैं टोटल एलिमेंट? n, तो n बार, है ना? हमने कितनी बार जोड़ना होगा इनको? n। देखो m 2 बार ऐड करते हो तो 2m, 3 बार ऐड करते हो तो 3m, 4 बार करोगे तो 4m, इसी प्रकार से n बार ऐड करोगे तो nm, है ना? 2 बार किया तो 2m, 3 बार किया तो 3m, इस प्रकार n बार किया तो n × m। ठीक हो गया? ये तो लॉजिक था जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, ऐसे आता है, अगर a की कार्डिनलिटी m, b की कार्डिनलिटी n, तो a क्रॉस b की कार्डिनलिटी m × n, उसका थोड़ा सा हमने विजुलाइज किया कैसे आता है। ठीक है, तो a आप लिख सकते हो नंबर, अगर सॉल्यूशन में अच्छे से लिखना है तो नंबर ऑफ a कितने आपके पास? 4 अवयव हैं, 4, तथा नंबर ऑफ b, नंबर ऑफ b कितने हैं? 4, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना आ जाएगा? 4 × 4 यानी कि 16। ठीक है, ये तो पहले का आंसर हो गया। इसी प्रकार कह रहा है
ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव है, तो 16 हो गए। उसके बाद बी क्रॉस ए में कितने अवयव है, बी क्रॉस ए में चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ ए पता है, नंबर ऑफ बी पता है, तो नंबर ऑफ बी क्रॉस ए कितना हो गया, नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी कितना 4, नंबर ऑफ ए कितना वो भी 4, कितना 16। ये तो ऑलवेज होगा, है ना। ए क्रॉस बी में जितने अवयव हैं उतने बी क्रॉस ए में भी होंगे, ठीक हो गया। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना, 1,2 2,1 के बराबर थोड़ी ना होते, है ना। ए क्रॉस बी का मीनिंग होगा, जैसे ए क्रॉस बी में अगर 1 2 रह गए, ठीक हो गया, तो इसी को उलट दोगे, बी क्रॉस ए उसमें कौन रहेगा, इसको भी उलटना पड़ेगा 2,1। अब देखो अगर 1,2 पॉइंट दिखाते, 1 यहाँ कहीं 2 यहाँ कहीं आता, 1,2 यहाँ कहीं आता, ठीक हो गया। 2,1 क्या होता है, यहाँ 2 चलती फिर 1 चलती, यहाँ कहीं आता 2, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते ऑर्डर टपल, ठीक हो गया ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल कभी नहीं आता है, तो ये सरासर गलत होगा। बी क्रॉस ए अवयव तो सेम होंगे, लेकिन ये क्या पूछ रहा था, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं। अब ऐसे ही सीधे नहीं कह के तो नहीं होगा ना, हमने क्या दिखाना भी पड़ेगा इक्वल नहीं है करके, ठीक हो गया। कितने अवयव हैं बी क्रॉस ए में, कितने अवयव हैं 16। 2 का आंसर आ गया। तीसरे पार्ट में जाते, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है क्या, है ना। ये पहला पार्ट हो गया आपका, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। ए क्रॉस बी दिखा दीजिए आप, कितना है, सीधे सीधे देखिए, ए ये है, बी ये आपके पास, क्रॉस करोगे तो कितना आएगा 2 1, फिर कितना आएगा 2 12, अगला कितना आ जाएगा 2 13, अगला कितना आ जाएगा 2 15, ऐसे ही 3 1, अगला आ जाएगा 3 12, 3 13, 3 50, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा 5 1, 5 12, इसके आगे जो भी एलिमेंट आप लिख लोगे, ठीक है। क्रॉस जैसे 5 12 आ गया, उसके बाद 5 13, फिर 5 15, फिर 7 1, 7 12, 7 13, 7 15, ठीक है। इसके आगे लिख लेना खुद ही। इसी प्रकार से आप दिखाना बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए में किस टाइप है, ये पहले आएगा, ठीक है, ये सेकेंडरी है, यानी कि ये एलिमेंट इनके साथ देगा काम मुझे, ठीक है ना। बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी पहला एलिमेंट आएगा ना, जो पहले पहले एलिमेंट होंगे वो बी के आएंगे, दूसरे दूसरे वाले ए के आएंगे बी क्रॉस ए में, ठीक हो गया। तो कितना जाएगा 1 2, 1 2 आ जाएगा, फिर 1 जाएगा 3 के साथ, 1 3, फिर 1 5, फिर 1 7, ठीक हो गया। इसी प्रकार से 12 2, 12 3, 12 5, 12 7, इसी प्रकार से 13 2, 13 3, 13 5, 13 7, फिर उसी प्रकार से 15 7, सॉरी 15 2, 15 3, 15 5 और 15 7 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। जब आप इनको कंपेयर करोगे ना, यहाँ 2 1 आएगा, यहाँ 1 2, दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, है ना। ऑर्डर पेयर में इक्वल होने के लिए ना, ये कोई भी 2 ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है, सी कॉमा डी भी दूसरा ऑर्डर पेयर है। ये दोनों इक्वल तभी कहलाएंगे यदि ए बराबर सी हो जाए, बी बराबर डी, यानी कि पहला पहले के इक्वल हो, दूसरा दूसरे के इक्वल, तभी टपल आपके पास इक्वल होते हैं। यहाँ देखिए 2 1 के इक्वल नहीं है, पहला पहले के इक्वल नहीं है, दूसरा दूसरे के इक्वल नहीं, यानी ये 2 एलिमेंट सेम है ही नहीं, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर नहीं है। यानी कि ए क्रॉस बी में 2 1 है और बी क्रॉस ए में 2 1 कहीं से भी नहीं आने वाला है, ठीक हो गया। तो पहले एलिमेंट ने रिजेक्ट कर दिया दोनों को इक्वल होने के लिए, ठीक हो गया। आप पूरा लिखेंगे, ए क्रॉस बी तो लिख दिया होगा आगे से, बी क्रॉस ए आप सीधे से नीचे से लिखेंगे, इंप्लाइज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना। सीधे सीधे हमें पता चल गया है कि यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 2, जो कि दोनों के इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं। 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब हर एक एलिमेंट, उसमें रहने वाले हर एक एलिमेंट ना सेम हो, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए और जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो भी
सेम होनी चाहिए, तब जाके दो सेट इक्वल होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, एलिमेंट अलग अलग है। ठीक हो गया, इसका तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट क्या, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, ये तो ठीक ही है, हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था इसको। कहाँ लिखें इसको, लिख दो चौथा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। पहले पार्ट से देखिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं, 16, और नंबर ऑफ बी क्रॉस ए बी कितने हैं, 16, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये चार पार्ट इस टाइप से पूछ रहा था। इस क्वेश्चन की मदद से हमने बहुत कुछ सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना। लंबा क्वेश्चन था, बहुत से पार्ट्स थे, लेकिन इजी थे, आपको आते, ठीक है। अब हम इसकी एक्चुअल मीनिंग, वीडियो की लेंथ कितनी हो चुकी है, 36, चलो आज तो कार्तिक गुणन पूरा ही करेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं, एक दो टॉपिक पढ़ लेते हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, हो जाएगा। फिर उसके बाद सीधे सीधे हम संबंध पे आएंगे। कल से होगा एक्चुअल जो हमारा 12th सिलेबस है। ये भी 12th में दे रखा है, आरटी शर्मा में तो दे रखा है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। वैसे एक्चुअली ये आपके 11th का पार्ट है ना, सेट था आपके पास पहले चैप्टर में, और ये कार्तिक गुणन था आपके पास दूसरे चैप्टर में, है ना। उन दोनों का मिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं। होपफुली आपको पहले से आता होगा, नहीं भी आता होगा तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब आ गया होगा। नहीं, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, अदर एग्जाम्पल भी आपको बताए जाएंगे इससे रिलेटेड। वैसे मुझे लग रहा है इतने एनफ है ना। मैं कहता था कार्तिक गुणन का अर्थ क्या होता है। इसी को ना ज्यामिति निरूपण में भी दिखाया जाता है, इसी को ज्यामिति निरूपण भी कह सकते हैं ना। ज्यामिति निरूपण, अगर आपसे कहेगा ना ए क्रॉस बी का ज्यामिति निरूपण कीजिए, अक्सर क्वेश्चन आज तक आए तो है नहीं, बाय द वे कभी कह दिया, तो किस प्रकार से आप दिखाएंगे या आपको आना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो एग्जाम में आए वही पढ़े, ठीक है ना, हमें पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी बात बनेगी। खाली एग्जाम में जो आता है वही पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट सभी आने चाहिए, चाहे एग्जाम में आए ना आए, ठीक है। मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, आपसे भी होप करता हूँ कि आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए फिर इसका अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, दूसरा सेट ले लिया b इज इक्वल टू 5 7, ठीक हो गया। अगर मैंने इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट किया ना a क्रॉस b, तो कितना आएगा 1 5 1 7, फिर 2 5 2 7, 3 5 3 7, ठीक हो गया। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इस टाइप के एलिमेंट आए। अब इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना, इस ऑर्डर पेयर का मीनिंग 1 5 आ तो गया, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं, जैसे एक्स और वाई दिखाते थे, अब यहाँ एक्स वाई नहीं दिखाएंगे, हमारे पास ए बी सेट है ना, तो इस अलॉन्ग ए सेट दिखा दिया, इसके अलॉन्ग हमने बी सेट दिखा दिया, ठीक है। ए के पास एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, इसी प्रकार बी के पास है 5 7 5 7, ठीक है। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने तो 1 5 मिला, 1 5 इस प्लेन में यहाँ पर आ गया 1 5, ठीक हो गया ना। तो 1 5 का एक्चुअल मीनिंग क्या था, सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट था, सेट ए का एलिमेंट 1, सेट बी का एलिमेंट 5, उन दोनों का जो इंटरसेक्ट करके जो पॉइंट मिल रहा था हमें वो 1 5 है, ठीक है ना। एक तरीके से जैसे वहाँ x होता था, यहाँ y होता था, तो क्या कहते थे हम इसको xy प्लेन कहते थे। अभी a है और b है तो क्या कहेंगे इसको a b प्लेन, ठीक है ना। तो 1 5 का मीनिंग क्या हो गया, 1 5 का मीनिंग हो गया कि a b प्लेन में पॉइंट है एक, है ना, 1 5 पे यहाँ कट कर रहा है। इसी प्रकार से आपके पास है 1 7, इसका मीनिंग 1 और 7 ये वाला पॉइंट आएगा,
है ना, 17, ये वाला पॉइंट 17, ठीक हो गया। उसी प्रकार से 2 5, ये 2 और ये है 5, ये है 2, ये है 5, यहाँ कहीं आएगा 2 5। इसी प्रकार से 2 7 है, 2, ये है 7, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कोई एलिमेंट 2 7, ठीक हो गया। इसी प्रकार 3 5 है, ये है 3, ये है 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ कहीं आएगा, है ना, ये एलिमेंट ये आ जाएगा आपके पास 3 5। ऐसे ही 3 7 है, ये है 3, वो है 7, इंटरसेक्ट यहाँ कहीं करेंगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना 3 7, ठीक हो गया। ये आपके पास कार्तीय निरूपण हो गया। लेकिन जो हम यहाँ पढ़ेंगे ना, ये तो कार्तीय निरूपण हो गया, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके करेंगे, ठीक है ना, ये तो नहीं कहोगे सर टाइम नहीं दे रहे हैं नोट करने के, ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाएगा आपको लिखने का, खुद ही पॉज करके आप लिखेंगे। जहाँ से ए क्रॉस बी इतना था। अच्छा, मैं करता इसका दूसरी टाइप से निरूपण, जिसका हम अधिकतर इसमें यूज करेंगे, है ना। जो आपके पास ये आता है ना, सेट से रिलेशन, है ना, सेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है रियल एनालिसिस के अंदर, है ना, एक पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, सबसे मुख्य पार्ट इसी को हम कह सकते हैं रियल एनालिसिस, ठीक है ना। उसके अंतर्गत ये सेट्स आते हैं, तो उसमें जो निरूपण हम यूज़ करते हैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वो भी सही है अपनी जगह जो कार्तीय निरूपण है, लेकिन वो हम कहाँ करते हैं, अक्सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी ना, ज्यामिति में वहाँ यूज़ करते हैं। लेकिन हम सेट के केस में ये वाला निरूपण ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ए क्रॉस बी है ना, इसको हम सेट ए कहेंगे, इसको हम सेट बी कहेंगे। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3। बी में कौन से एलिमेंट है, 5 7, 5 7 दिखा दिया हमने, ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से जब क्रॉस किया ना, 1 5 आया आपके पास, 1 का 5 के साथ, 1 के 7 के साथ, ये गया 2 5, 2 5 के साथ मैप हो रहा है, 2 7 के साथ भी मैप हो रहा है, 3 5 के साथ भी जा रहा है, 7 के साथ भी, 3 5 के साथ मैप कर रहा है और 3 7 के साथ भी मैप कर रहा है, ठीक है ना। ये निरूपण हमारा इस चैप्टर में काम आएगा, इसी को हम यूज करेंगे, ठीक हो गया ना। अगर आपसे ज्यामितीय निरूपण कहता है तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर किताब वाला कैसे पूछेगा आपसे, अगर इस पर क्वेश्चन आया तो इस रूप में पूछेगा। ये भी आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं नहीं, तो आर डी शर्मा से ही लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है इसमें, यदि a इज इक्वल टू सेट ए दे रखा है इसने 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे b दे रखा है b आपको दे रखा है 4 5, तो a क्रॉस b, है ना, को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करें। a क्रॉस b, b क्रॉस a और b क्रॉस b, तीन चीजें दे रखी हैं, को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करें। ठीक हो गया था, उनका मान याद करो, मान याद करना तो आपको आता ही है।
उनका मान ज्ञात करें। इसलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए इसी में ए क्रॉस बी के बारे में पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी है ना, इसका निरूपण देखते हैं, ठीक है। पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी। मैंने कहा ना इसी का यूज करेंगे, जो हमने कार्तीय निरूपण ना एक्स और वाई के अलोंग दिखाया था वो यूज नहीं होता है, वो तो केवल समझने के लिए था, ठीक है। जो मेन यूज होगा इसका निरूपण, ठीक है ना। कभी भी चित्रात्मक निरूपण कहते हैं तो इस रूप में आपको दिखाना। ए, दूसरा सेट है बी। ए के एलिमेंट देखिए 1 2 3 4, इसी प्रकार बी के एलिमेंट हैं 4 5। देखिए ए क्रॉस बी करना है, 1 किसके साथ जाएगा, 4 के साथ, 1 5 के साथ। ऐसे ही 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 4 4 के साथ, 4 5 के साथ। मान भी याद कीजिएगा है तो ए क्रॉस बी सीधे सीधे यहाँ से देख के लिख सकते हो, 1 4 1 5। आंसर वही आएगा जो पहले प्रोसेस से किया था, क्योंकि वही तो कर रहे हैं। 2 4 2 5, इस प्रकार 3 4 3 5। अगला 4 4 4 5, है ना, ये आ जाएगा। ये तो इसका आंसर हो गया, किसका, ए क्रॉस बी का निरूपण। इसी प्रकार से बी क्रॉस ए का निरूपण करोगे, लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो पॉज करेंगे आप, क्योंकि यहाँ इतना टाइम तो होगा नहीं। वीडियो की बात है, वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाती है तो अपलोड करने में बहुत आफत आती है। जैसे आज लेंथ काफ़ी बन गई है, 47 मिनट हो चुके। देखिए बी क्रॉस ए, है ना, इसका निरूपण देखते हैं। तो पहला सेट आप बी लेंगे, दूसरा सेट ए लेंगे, ठीक है ना। पहले बी आ रहा है तो बी लेंगे, दूसरा ए। बी के एलिमेंट लिखिए 4 5, ए के एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4, ठीक हो गया। जब आप क्रॉस करेंगे तो 4 1 के साथ भी जाएगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 5 1 के साथ भी जाएगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ, ठीक है। और बी क्रॉस ए लिखना भी है आपने, तो क्या लिखोगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 5 2 5 3 5, ठीक है। लिख लेंगे आप, इजी है इसलिए आपके भरोसे छोड़ते हैं इसको, ठीक है। उसी प्रकार से बी क्रॉस बी, जब आप बी क्रॉस बी का निरूपण करेंगे तो पहला सेट के बी, दूसरा सेट के बी, पहला सेट बी बी, दूसरा सेट बी बी। दिख रहा है नीचे तक, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। बी के एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 4 5, बी में कितने आ जाएंगे, यहाँ 4 5, है ना। जब क्रॉस करेंगे तो 4 4 के साथ जाएगा, 4 5 के साथ, 5 4 के साथ, 5 5 के साथ। और लिखना भी है उन एलिमेंट्स को, तो बी क्रॉस बी इक्वल टू लिख लोगे ना, 4 4 4 5 4 5, 4 एलिमेंट, ठीक हो गया। ये एक्चुअल अर्थ भी आ गया कार्तीय गुणन का, ठीक हो गया। अब एक लास्ट चीज, वही जो ऑर्डर पेयर के बारे में हमने कहा था, उसके थोड़े से गुणधर्म लिख लेते हैं। वो पहले से आते हैं, हमने ना पहले डिस्कस कर लिए हैं, ये गुणधर्म है करके। थोड़ा उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आपका आज के दिन का पूरा हो जाएगा। तो बोर्ड नया है ना, इतने में दिक्कत कर रहा है। अच्छा, मैं कह रहा था ए क्रॉस बी के जो अवयव थे ना, ए कॉमा बी टाइप, उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं ना, यानी हिंदी में गए तो क्रम युग्म, क्रमित युग्म, ठीक है। उसी के कुछ गुणधर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्रमित युग्म के गुणधर्म,
क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर पेयर के गुणधर्म। गुणधर्म मीन्स उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक हो गया। पहला तो यही कि मैं मान लेता हूं ए सेट ए में रहता है तथा जो एलिमेंट बी है वो सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है। तो जो पहला गुणधर्म इसका आप पहले से जानते भी हैं, मैं बहुत बार कह भी चुका हूँ। ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसका अगर मेंबर है तो इसका मीनिंग होता है जो ये पहला वाला टपल है ए वो सेट ए से आया होगा एंड जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो कहाँ से आया होगा, सेट बी से। ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी आप पहले से यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। दूसरी प्रॉपर्टी, टपल ए बी टपल सी डी के बराबर तभी होगा, टपल ए बी टपल सी डी के बराबर तभी होगा इफ इफ मीन्स होता है इफ एंड ओनली, है ना। ये होगा तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन होगी। ठीक है ना। मैथ्स में इसको आई डबल है, इफ एंड ओनली भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना। उसको शॉर्ट में इफ कहते हैं। ठीक है ना। डबल एफ लिखा जाता है उसको। ये क्या होगा, इफ एंड ओनली ए बराबर सी एंड दूसरा वाला दूसरे के बी बराबर डी। ठीक है ना। इसका मीनिंग समझना, ये टपल ए बी बराबर सी डी होगा यदि ए बराबर सी हो बी बराबर डी। यही उल्टा इफ का मीनिंग होना, यही प्रोसेस उल्टी भी चलेगी। मीन्स ए बराबर सी हो बी बराबर डी हो तब ए कॉमा डी बराबर सी कॉमा डी, है ना। दोनों को एक साथ लिखने का ये अर्थ होता है मैथ्स में इफ लिखा हो। ठीक हो गया ना। इसी को इस रूप में भी लिखते हो, अगर सिंबल फॉर्म में लिखना चाहो ना, ये ऐसे हिंदी में अगर लिखा होगा तो यदि और केवल यदि लिखा होगा, यदि और केवल यदि। ठीक है ना। यदि और केवल यदि, अगर हिंदी में इसका अर्थ लिखा होगा तो, है ना। इंग्लिश में ही इसको एक और रूप में लिखा हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ, इस रूप में। ठीक है ना। इतने रूपों में से लिखाया जा सकता है। यानी कि ये होगा तो ये कंडीशन होगी, दूसरा ये होगा तो ये कंडीशन, इसको इफ एंड ओनली नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। हायर में पढ़ोगे वो, फिलहाल आप इतना जानो। ठीक है। ये प्रॉपर्टी खास है। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम, जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी रह जाती है आपकी, वो तो जानते हैं आप कि यदि नंबर ऑफ ए एम है एंड नंबर ऑफ बी एन है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना रहता है, एम इंटू। ठीक है। बहुत बार बता चुके हैं, अब तो आपके दिमाग में फीड भी हो चुका। ठीक हो गया ना। यही प्रॉपर्टी देंगे। अब इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग एक क्वेश्चन बच गया हमारा, वो कर लेते हैं, फिर बाय बाय कहते हैं आज के दिन के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, ये भी आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, यदि 4a - 2 b + 2 b + 4a ऑर्डर टपल इज इक्वल टू 2a, 4 ऑर्डर टपल 2a, 4, तब a और b के मान ज्ञात करें। तब a और b के मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन पे आपके सीधे अभी बताया था, जो ऑर्डर टपल है ना, इक्वल तभी हो सकते हैं जब पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल। ठीक है। क्योंकि उसने क्या दे रखा है, 4a - 2, b + 4 ऑर्डर टपल इक्वल टू ऑर्डर टपल 2a, 4। इसका मीनिंग होता है
कि पहला वाला पहले के इक्वल होता होगा और a माइनस टू इज इक्वल टू 2। दो टपल तभी इक्वल होते हैं जब पहला पहले के इक्वल होता है, दूसरा दूसरे के इक्वल। वही प्रॉपर्टी हमने यूज की, ठीक है। एंड दूसरा दूसरे के इक्वल, क्योंकि b प्लस 4 इक्वल टू कितना आया होगा 4। तो यहाँ से देखिए 2a इधर आएगा, 4a माइनस 2a है ना, 4a है इधर, ये 2a लेफ्ट में आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 2a, 4a माइनस 2a 2a होगा, ये माइनस 2 है उधर जाके प्लस 2 आया होगा। एंड b ये 4 उधर जाएगा, 4 माइनस 4 कितना जाएगा 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 2/2 कितना आ गया होगा 1, b इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर। इसी के साथ कार्तीय गुणन यहीं पर खत्म होता है। अब कल से हम संबंध स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।